पानी मांगे हैं, थोड़ा पानी दीजिए ना, वो हाथ धोएंगे। हाथ चाय पिए, जूठा है हाथ में। जूठा नहीं ना है, जूठा नहीं। अच्छा ले लीजिएगा हमसे 5 रुपया। 10 रुपया हम खरीदे होंगे, 5 रुपया का पानी है अब। जब तक जूठा रहता है ना हाथ, शब्द नहीं निकलता है। देखिए, नंदलाल कुमार दास, नंदलाल नाम है इनका। पेपर में आपका फोटो दिए थे कि नहीं हो? दिए थे ना? हाँ दिए थे, हाँ दिए थे, लेकिन समारोह में नहीं आए थे। 1275 में फाइनल सिलेक्शन नंदलाल जी का हुआ है, और जिस रोज सम्मान समारोह था उस रोज ये नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे? इसके पीछे रीजन ये है, ऑलरेडी ये पहले से जॉब में है, 2020 से जॉब में है। फॉरेस्ट गार्ड थे, तो छुट्टी नहीं मिला, जिस वजह से 21 जुलाई को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें नंदलाल जी नहीं आए। लेकिन हमको बाद में मैसेज किए थे कि सर हमको छुट्टी मिलेगा तो हम बाद में जरूर आएंगे, और आए हैं। और ऑनलाइन, ये ऑनलाइन वालों के लिए और जॉब वालों के लिए, जो लोग जॉब करते हैं, जो बहाना बनाते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है। जॉब में आपसे कितना 8 से 10 घंटा ड्यूटी लेता है, उससे ज्यादा ड्यूटी थोड़ी लेता है। 8 से 10 घंटा होता कितना घंटा है? 24 घंटा। आपके पास 24 घंटा है, 8 से 10 घंटा ड्यूटी है, 6 से 7 घंटा सोना है, उसके बाद जो समय बचता है उसमें पढ़ना है। देखिए, टाइम किसी के पास होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। अब कैसे निकालिएगा वो आप जानते हैं, वो आपको करना होगा। इनसे अभी हम पूछे कितना घंटा ड्यूटी लगता था, ये बोले 12 घंटा ड्यूटी लगता था, लेकिन ड्यूटी में भी हम पढ़ लेते थे। ऑनलाइन बैच के बच्चे हैं, तो ऑनलाइन बैच के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। जो लोग नौकरी में है, बहाना बनाते हैं, समय नहीं मिलता, उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि जॉब में रहते हुए टाइम निकाल करके जो है ऑनलाइन जुड़े रहे, पढ़ते रहे, और जो है किताब सब जो है ऑनलाइन ही मंगा करके पढ़े, हर चीज ऑनलाइन किए। और 1275 में इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। मिठाई लेकर के आए हैं, मिठाई हम रख दिए हैं, समझे। उस रोज आते तो उपहार भी मिलता, भोजन उजन का भी व्यवस्था था, शाकाहारी मांसाहारी सब, समझे। तो आप लोग को तो नहीं बुलाए थे, आप लोग नए नए थे। 19 जुलाई से बैच शुरू हुआ, 21 को जो है प्रोग्राम रखे थे, आप लोग को नहीं बुलाए थे, नहीं बुलाए थे। आप लोग को देंगे, रुकिए ना, देंगे, ठीक है, देंगे देंगे देंगे, समझे, भोज देंगे, समझे। और देखिए, कल का जो है सोच रहे हैं कि जिलेबी विद्यार्थी को खिलाए, तो अभी तक बात नहीं किए हैं, लेकिन क्लास छोड़ेंगे। मिस्त्री सब करते हैं, जिलेबी बनवाते हैं, जिलेबी आप लोग को खिलाएंगे, देख रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे मैसेज जाएगा, टेलीग्राम पे मैसेज जाएगा, समझे। आपका जो आदेश हो। तो संस्थान नंदलाल जी को सम्मानित करेगा, लेकिन उससे पहले जो है नंदलाल जी दो तीन लाइन में अगर इन लोगों को कुछ संदेश देना चाहे तो आप दीजिए। बाद बाकी तो हम हमेशा देते ही रहते हैं, हमारा तो हमेशा आप लोग सुनबे करते हैं, क्या जी, है कि ना। हेलो, ठीक है सर, ठीक है। सबसे पहले मेरा नाम नंदलाल हुआ, जैसे कि सर ने बताया।
यहाँ इतना भीड़ देख के तो सबसे पहले डर बहुत लग रहा है सर, क्या बोले ना बोले। पहला क्लास दिल जोर जोर से धड़क रहा है। आप लोग का भी धड़क रहा है, क्यों? क्या बोले? ओहो, मैं इससे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में था, फॉरेस्ट गार्ड के पद पे। तो उसी दौरान मैंने ऑनलाइन क्लास परचेज किए, तो उसके बाद मैंने वहां से तैयारी शुरू की और आज आपके सामने है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बांका हुआ। मैं वर्तमान में गया फॉरेस्ट डिवीजन में पदस्थापित हूँ। अब तो मैंने रिजाइन भी दे दिया है, तो अब तो क्योंकि ज्वाइन करना है, काफी कम टाइम बचा है, तो अब जाना है, तो इससे पहले मैंने रिजाइन दे दिया है। नहीं, अभी बैचलर ही है सर, शादी नहीं की जी। ये नॉर्मल सवाल है सर, बहुत सारे लोगों का यही सवाल है। रिश्ता तो जब आप जॉब में रहते हैं तो ये तो आते रहता है, लेकिन वो सब चीज फिक्स है, ठीक है। जो हमारे लाइफ में फिक्स नहीं है उसके बारे में सोचना है। मेरा यही शुरू से पर्पस था। शादी क्या है, कहीं सिलेक्शन हो जाएगा तो नॉर्मली है कि रिश्ते तो आने ही लगते हैं, तो उसके बारे में नहीं सोचना। आगे जो नहीं हो सकता है उसके बारे में सोचना है। तो ये माइंड में गोल था कि यार करना है ये। और सर तो इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं कि सर का लाइन हमको काफी, मतलब हमेशा जब भी पढ़ने का मन नहीं करता था तो मोटिवेट करता था कि दुनिया में हर एक काम वो आसान है जिसे आप करने के लिए तैयार है। कोई भी काम असंभव नहीं है, अगर आप मतलब जिद होना चाहिए कि नहीं हमको करना है। क्योंकि जॉब में जब आप रहते हैं तो काफी चैलेंजेज रहता है कि यार ड्यूटी भी करना है, पढ़ाई भी करना है, एक माइंड सेट हो जाता है ना, तो वहां तो चैलेंजेस मिलता है, लेकिन उसके बाद भी टाइम निकालना पड़ता है कि यार हमको करना है जब, तो फिर करना है। तो ये जिद होनी चाहिए, जब जिद रहेगा तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। और कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी मार्क्स शायद शो नहीं किया है, ऐसे ज्ञान बिंदु से मिलाए थे तो 76 आ रहा था मेरा मेंस में, और प्री में 66 था। क्वेश्चन बैंक तो अब अपने मुंह से क्या बोले 95% कवर था क्वेश्चन में, क्योंकि सर का जो कराने का तरीका है एक यूट्यूब के माध्यम से, तो कुछ लड़के लोग भी कराते हैं और टेलीग्राम पर सर कराते हैं और अपने से करते हैं, मतलब करते थे, तो काफी मतलब मगअप कर ली थी उसको। क्वेश्चन बैंक पर पकड़ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक करते हैं तो 50% तैयारी आपका क्वेश्चन बैंक से ही हो जाता है, और बचा 50% तो सर टेस्ट के माध्यम से करवाते हैं, सिलेबस के माध्यम से करवाते हैं। टेस्ट तो बहुत जरूरी है। हम सर 100 वाला भी टेस्ट देते थे और 50 वाला भी टेस्ट देते थे, और यहाँ तक कि यूट्यूब पर सर का जितना फ्री पड़ा हुआ क्लास था हम सब देख लिए थे, क्योंकि लगता था ना बिट्टू सर कहते हैं कि अगर मतलब थोड़ा सा भी चूक हुआ तो नहीं होगा, तो माइंड में हमेशा डर रहता था यार अगर एक नंबर से नहीं हुआ तो फिर कैसे क्या होगा। और बिट्टू सर का पढ़ाने का तरीका ही मस्त है, नहीं पढ़ने का मन तो लगता है चला और क्लास कर ले, उनका जो पढ़ाने का तरीका है काफी अच्छे मूड में सर पढ़ाते हैं। ठीक है सर, हम तो 10+ हो जाता था मेरा, ऑनलाइन मिला के 10+ बता रहे हैं, 10+ होता था, क्लास लेके होता है, तो 10 से कम नहीं होता। फिर लगता था हमको, क्योंकि सर बोलते थे अगर कम पड़ेगा तो फिर नहीं होगा, और डर ये भी रहता था ना कि यार एक बार में किसी का नहीं होता। मेरे सर्कल में काफी लोग बोलते थे कि जो 1717 पोस्ट से 2446 2213 से कर रहे हैं, पहले उसका वक्त पहले तुम्हारा होगा, तो ये माइंड में हमेशा डर रहता था। तो लगता था यार ऐसा करना कि पहली बार में सिलेक्शन लेना है। क्या बोले? मेरा अटेम्प्ट पहला था बिहार दरोगा का। जी उसमें तो इंटरमीडिएट पे था। सभी को थैंक यू। हेलो, इसमें सब कैसे याद करते थे बताइए। इस सर का जो पढ़ाने का तरीका है ना, अगर उसको अच्छा से आप करते हैं तो फिर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमको तो कहीं किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम था नहीं, क्योंकि सर का जो मतलब पढ़ाने का तरीका, उससे अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ते तो फिर परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। देखिए इनका एक स्टेटमेंट है, ये हमको भेजे हुए थे, बोले भी हैं अभी, ये हमको भेजे हुए थे, एक स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं आपका, देखिए ठीक है। अच्छा चीज लगता है तो रख लेते हैं। अभी बोले भी हैं, दुनिया में हर वो काम आसान है जिसे आप करने के लिए तैयार हैं। मतलब अगर आप कोई काम करने के लिए तैयार हैं तो वो आपके लिए आसान है, लेकिन आप तैयार होना चाहिए।
इनका ये स्टेटमेंट हमारा नहीं सर ही है, बोले थे। समझिए। सर, आप ही हो बोले सकता है हम बोले थे, लेकिन हमारे आप जो दरमियान सर आप बोले थे, हम उसको लिख लिए थे कॉपी। ओ हो सकता है हम बोले होंगे, लेकिन आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के हमको भेजे थे। हाँ रोशन आनंद सर। ओ हम ही बोले थे ना, पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ बोल देते हैं ना। नहीं, अच्छा लाइन है ये, ठीक, अच्छा लाइन है, ठीक, अच्छा लाइन है, ठीक है। वही तो पढ़े हैं, यही लाइन तो पढ़े हैं। दुनिया में हर वो काम आसान है जिसे आप करने के लिए तैयार हैं। दुनिया में हर वो काम आसान है जिसे आप करने के लिए तैयार हैं। अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो हर काम आपके लिए आसान है। और जहां तक इस भी को याद रखने का सवाल है ना, हम इस पर चर्चा कर देंगे। एक बार आप हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा, अभी चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, हाँ वही तो। अरे ये सब समझेगा क्या, समझेगा ये सब, बच्चा है अभी, समझे। तो देखिए, एक बात हम आपको बता रहे हैं कि जितना आपको पढ़ाया जाता है ना, नंदलाल जी तो यही बोले हैं, जितना पढ़ाया जाता है संस्थान में इनफ है, ठीक है, इनफ है। और क्वेश्चन हम तो जो बात हम बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक पे पकड़ जरूरी है, क्वेश्चन बैंक पे एकदम पकड़ जरूरी है। आज तक कोई बुक भी नहीं पढ़ी सर, ओनली संस्थान का ही। ओनली 100%, यानी 100% ऑर्गेनिक कृषि समझते हैं। 100% संस्थान का स्टडी मटेरियल, संस्थान का सब चीज, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, समझिए। कोई किसी का सेट उठ नहीं, 100% आपके सामने में बोल रहे हैं, समझिएगा। तो 100% आप विश्वास करके काम कीजिएगा ना, तो आराम से होगा। ओ समझे, 100% विश्वास करके काम कीजिएगा तो रिजल्ट भी 100% होगा। अगर विश्वास में 1% कमी हुआ ना, तो रिजल्ट में भी 1% कमी, और रिजल्ट में 1% कमी मतलब फिर से बाहर आकर के रोड पर 6 लाख 7 लाख के भीड़ में शामिल हो जाना। तो विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए, आज एक चीज आप समझिए कि जैसे हमारी माँ है, आपकी माँ है, हमारे पिताजी है, आपके पिताजी है, तो हमारे माता पिता का जो शादी हुआ है वो अरेंज मैरिज हुआ है, एक विश्वास पे हुआ है। पहले के जनरेशन में एक विश्वास पे अरेंज मैरिज होता था और वो टिकाऊ रिश्ता होता था। आज लव मैरिज होता है। आज रिश्ता टिकाऊ होता है? नहीं होता है। कल ही की घटना है भागलपुर की, यानी एक 2015 बैच की बिहार पुलिस सिपाही, लव मैरिज शादी की है वो, लेकिन फिर भी जो है उसका किसी दूसरे से अफेयर था। उसके पति को पता चला तो पति जो है पत्नी को भी मार दिया, पूरे परिवार का कत्लेआम करके अपना भी मर गया। बात जब दो चीज पे आता है ना, जोरू और जमीन, जोरू और जमीन, ये दो चीज पर जब बात आता है ना, तो आदमी कुछ नहीं देखता है कि क्या है क्या नहीं है, समझे। तो खैर ठीक है, 100% विश्वास करके जो है आप कीजिए। और हम उस रोज भी बोले थे, बहुत सारे लोग ऐसे जॉब में हैं, स्पेशली बिहार पुलिस में। अगर आप वीडियो देखे होंगे, जो नहीं आए हैं धीरे धीरे आ रहे हैं। आपके बैच में कभी आते हैं, कभी दूसरे बैच में कोई आते हैं, हर बैच में कोई ना कोई आते रहता है, समझे। तो नंदलाल जी आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दीजिए, इनको संस्थान सम्मानित कर रहा है। सम्मान तो पूरा मिल जाएगा, लेकिन भोज नहीं मिलेगा, समझे। कल अभी हमारे भोज के लिए रहेंगे यहाँ पे। जॉब वाले हैं, अभी प्रोसेस चल रहा है, समझे, तो अभी थोड़े रुक पाएंगे। एगो इनके मोबाइल से फोटो खींच दीजिए। तो इनके गांव जवार में लोग बोल रहे थे, तुम पढ़ा है ज्ञान बिंदु, काहे न गया है ज्ञान बिंदु। आज आ गए। स्माइल प्लीज। हो गया? हाँ चलिए ठीक है, सबको भेजिए, ठीक है। सुने, सबको भेजिए यहाँ पढ़ने के लिए। हाँ ठीक ठीक है, खींच दिए, चलिए ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मिठाई हम आपका खा लेंगे, आप विश्वास रखिएगा। चलिए आइए अब है
इनको नाश्ता करवा दीजिएगा, ठीक है। कम से कम जो है मिठाई संस्थान का मंगा खिला दीजिएगा। मिठाई खिलाने के लिए हम बोले हैं, इनका मिठाई हम खा लेंगे, इन्हें वही खिला दीजिएगा। आप इनको ला के खिला दीजिएगा और रखिएगा, वो हम खाएंगे। चलिए आइए, अब देखिए, है अभिषेक कहां गए? बोले क्या जिलेबी खिलाने का व्यवस्था विद्यार्थी को कीजिए ना, समझे? तब देखते हैं, सब व्यवस्था कीजिए, देखिए व्यवस्था कीजिए, तब अब ये घोषणा कर देंगे आप लोग को जिलेबी खाने के लिए क्या वजह आना है। क्या है? क्लास चलेगा? पहले पढ़िए, तो आइए पहले चैप्टर रोके काहे के लिए हैं आज आपको हम, चैप्टर खत्म, तो पहले जो मूल काम है वो कीजिए, फिर बात करेंगे। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में पहला चैप्टर जो है भारत का संवैधानिक इतिहास। इस चैप्टर में हमें बेसिकली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता से लेकर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक के विशेषता के विषय में पढ़ने होते हैं, जिसमें से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के विशेषता से लेकर 1909 के भारत शासन अधिनियम के विशेषता तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता। उन्नीस के भारत शासन अधिनियम की विशेषता। सबसे पहले इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, और फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता, और फिर 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषता। तो देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम को लेकर कहा जाता है कि इस अधिनियम को उस समय के तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और भारतीय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 ईस्वी के समय के जो भारत सचिव पद पर आसीन थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू, और जो भारतीय वायसराय के पद पर थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कालखंड अभी से थोड़ा देर पहले हम आपको बताएं 1916 से 1921। तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू, भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और भारतीय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड दोनों ने मिलकर 1919 के भारत शासन अधिनियम को बनाया है, जिस वजह से 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। यह एक संवैधानिक सुधार है। यह अधिनियम पारित 1919 में हुआ, लेकिन यह अधिनियम लागू 1921 में हुआ। यह अधिनियम पारित 1921 में हुआ, लेकिन यह अधिनियम लागू 1921 में हुआ। यह अधिनियम पारित 1919 में हुआ, लेकिन यह अधिनियम लागू 1921 में हुआ। इस अधिनियम के पारित होने के समय अगर देखा जाए तो इस अधिनियम के पारित होने के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज। अब इस अधिनियम की विशेषता क्या है? इस अधिनियम की विशेषता को हम लोग समझते हैं। इस अधिनियम की विशेषता क्या है? विशेषता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। इस अधिनियम की कई विशेषताएं हैं।
उसमें इस अधिनियम की पहली विशेषता यह है कि इस अधिनियम ने सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, इस अधिनियम ने सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। मतलब सिखों को यह अधिकार दिया कि सिखों के लिए अलग चुनाव होगा, उस चुनाव में उम्मीदवार सिख होगा, मतदाता सिख होगा। ईसाइयों को यह अधिकार दिया कि ईसाइयों के लिए अलग चुनाव होगा, उसमें मतदाता ईसाई होगा, उम्मीदवार ईसाई होगा। तो सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। फिर इस अधिनियम के विषय में कहा जाता है कि इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया। केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका का गठन किया गया। केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका का गठन किया गया। केंद्र में जो 2 सदनों वाली विधायिका का गठन किया गया, एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। यही राज्य परिषद आजादी के बाद राज्यसभा कहलाया, राज्यसभा कहलाया। और यही केंद्रीय विधानसभा आजादी के बाद लोकसभा कहलाया। अभी जो केंद्र में 2 सदनों वाली विधायिका लोकसभा राज्यसभा नजर आता है, इसका गठन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही हो गए थे। राज्यसभा को पहले राज्य परिषद और लोकसभा को पहले केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। आज राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आज लोकसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक से 5 वर्षों का होता है। उस समय केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। इसमें 144 सदस्य होता था। आज लोकसभा में 543 सदस्य है, लेकिन पहले 144 सदस्य होता था। आज राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, उस समय राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। और राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 60, 6 पर 0 60, 6 पर 0 60 हुआ करता था। तो मतलब आज जो आपको लोकसभा राज्यसभा देखने को मिल रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा में सदस्य, उनका कार्यकाल, सीटों की संख्या, यह सब को लेकर प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही किया गया और आजादी के बाद उन्हीं सब चीजों का विस्तार हुआ। तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही किया गया। फिर इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में, प्रांत यानी राज्य में, प्रांत यानी राज्य में, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू किए गए, इसके तहत जो प्रांतों में काम करने वाले विषय थे, इसके तहत जो प्रांतों में काम करने वाले विषय थे, प्रांतों में काम करने वाले विषय को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। प्रांतों में काम करने वाले विषय को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। इसके बाद इस अधिनियम के तहत
प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई है। प्रत्यक्ष निर्वाचन इस अधिनियम की अगर आप बात करेंगे तो इस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अगर आपको स्मरण हो तो। प्रत्यक्ष निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन हम आपको समझाए थे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ है, वही प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919 के भारत परिषद अधिनियम से हुआ है या भारत शासन अधिनियम से हुआ है। और 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधान के तहत पहली बार केंद्रीय विधानसभा का चुनाव 1920 में हुआ। केंद्रीय विधानसभा का चुनाव 1920 में हुआ और जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर भारत की आम जनता पार्टिसिपेट की थी। और 1920 में जो चुनाव हुआ केंद्रीय विधानसभा का, तो उसमें जो प्रत्यक्ष तौर पर आम जनता पार्टिसिपेट किया था, ऐसा नहीं था कि आज के जैसे सब आम जनता पार्टिसिपेट कर लिया, नहीं, सीमित राजे महाराजे पार्टिसिपेट किए, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग पार्टिसिपेट किए, जो ब्रिटिश सरकार को टैक्स देता था वो पार्टिसिपेट किए, उद्योगपति पार्टिसिपेट किए, आम जनता चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन हां, प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव हुआ, भले सीमित आम जनता पार्टिसिपेट किया हो लेकिन पार्टिसिपेट किया। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम ने कहीं ना कहीं भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन का सूत्रपात किया, प्रत्यक्ष निर्वाचन का सूत्रपात किया। और पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन केंद्रीय विधानसभा का 1920 ईस्वी में 1919 के अधिनियम के तहत ही हुए। और इसी अधिनियम के तहत महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। और विश्व का कोई भी देश उलट के देख लीजिए आप, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, ब्रिटेन ही क्यों ना हो, किसी भी देश में पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था। बाद में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। अगर भारत की भी हम बात करें तो भारत में भी शुरुआती दिनों में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था। भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला है। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला है। और इस अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया था, पहली बार अंग्रेजी सरकार ने इस अधिनियम के जरिए ही इस बात को स्वीकार किया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन भारत के साथ, लंदन के साथ साथ भारत में भी होगा। इसी अधिनियम में 1919 के भारत शासन अधिनियम में ही पहली बार ब्रिटिश सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी होगा। और इसी अधिनियम के तहत पहली बार भारत में हुआ, इलाहाबाद में हुआ और इलाहाबाद में हुआ। फिर इस अधिनियम में यह भी प्रावधान था कि यह अधिनियम भारत में लागू हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी जांच हेतु 10 वर्षों के बाद एक आयोग गठित किया जाएगा। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु 10 वर्षों बाद एक आयोग गठित किया जाना था। लेकिन 10 वर्ष बाद नहीं बल्कि 10 वर्ष से पहले ही 1927 ईस्वी में ही एक आयोग का गठन कर दिया गया, जो आयोग यह जांच करता कि 1919 का भारत शासन अधिनियम भारत में लागू हुआ भी है या नहीं हुआ है। 1919 के भारत शासन अधिनियम भारत में लागू हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसकी जांच हेतु ही 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। साइमन कमीशन आयोग में टोटल 7 सदस्य थे। लेनफैक्स, केडेगन, बर्नोन हार्टसॉन, सर जॉन साइमन, एटली,
ये सब साइमन आयोग के सदस्य थे। साइमन आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसी वजह से नाम साइमन आयोग कह दिया गया। और इसी आयोग को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन आयोग भी कहा जाता है, या इसमें 7 के 7 अंग्रेज सदस्य थे, जिस वजह से इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, व्हाइट मैन कमीशन। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम भारत में लागू हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसकी जांच हेतु साइमन कमीशन आयोग का गठन 1927 में हुआ। और साइमन कमीशन आयोग 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन आयोग 1928 में भारत आया और साइमन कमीशन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपा 1930 में। 1930 में बिहार एसएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइमन कमीशन आयोग अपना रिपोर्ट कब सौंपा है? साइमन कमीशन आयोग अपना रिपोर्ट सौंपा है 1930 में। और साइमन कमीशन आयोग के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए ही लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 31, तृतीय 32। और इन 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही, इस 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही 1935 का भारत शासन अधिनियम बनकर तैयार हुआ। और जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, साइमन कमीशन आयोग के रिपोर्ट और 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप बनकर तैयार हुआ है। साइमन कमीशन आयोग का रिपोर्ट और 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप ही 1935 का भारत शासन अधिनियम बनकर तैयार हुआ। अब हम लोग बात करेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के विषय में। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम, का भारत शासन अधिनियम देखिए, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूची, 14 भाग। लेकिन इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम है। यह अधिनियम पारित 1935 में हुआ, लेकिन यह अधिनियम लागू 1936 में हुआ। यह अधिनियम लागू 1936 में हुआ। और इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे स्टैनले बालडविन। स्टैनले बालडविन इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यह अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। भारतीय संविधान में अगर अधिकतर प्रावधान देखा जाए तो भारतीय संविधान में अधिकतर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था। 395 अनुच्छेद में से 250 के आसपास अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए। 250 के आसपास अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए। 250 के आसपास अनुच्छेद इसी से लिए गए। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम का सबसे ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि यह भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है।
भारत के संविधान को 1935 के भारत शासन अधिनियम का कार्बन कॉपी कहा जाता है, कार्बन कॉपी कहा जाता है। जो भारतीय प्रशासनिक प्रणाली है यहीं से लिया गया है, जो भारतीय प्रशासनिक प्रणाली है यहीं से लिया गया है। भारत में अनेकों प्रावधान है जो 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम की कई विशेषताएं हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम की जो कई विशेषताएं हैं, अब एक एक करके उसकी विशेषता को समझते हैं। पहली बात, इस अधिनियम के तहत दलित, महिला, मजदूर, इस अधिनियम के तहत दलित, महिला, मजदूर, इस अधिनियम के तहत दलित, महिला, मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत दलित, महिला, मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद इस अधिनियम में यह कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। लेकिन यह कहा गया था कि देशी रियासत भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है तो शामिल हो, और नहीं शामिल होना चाहता है तो शामिल नहीं हो। तो देशी रियासत को जब यह अधिकार मिला ना, तो देशी रियासत ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया। देशी रियासत ने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया। तो भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। अब ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश प्रांत का मतलब होता है वैसा प्रांत, वैसा क्षेत्र जहां अंग्रेजों का शासन है, ब्रिटिश प्रांत कहलाया। जैसे बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मुंबई, मद्रास, ये सब ब्रिटिश प्रांत था। और वैसे क्षेत्र जहां राजा महाराजा का शासन हो उसे देशी रियासत कहा गया। जैसे भोपाल, अजमेर, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये सब देशी रियासत था। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में यह भी कहा गया था कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। लेकिन देशी रियासत को यह अधिकार दिया गया कि वह भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है हो, और नहीं शामिल होना चाहता है नहीं हो। तो देशी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, जिस वजह से भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। इसके बाद इस अधिनियम में ही यह भी प्रावधान किया गया कि राज्य में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया जाएगा। जैसे केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लोकसभा राज्यसभा है, राज्य में द्विसदनीय विधायिका विधानसभा विधान परिषद है, विधानसभा विधान परिषद है। तो पहली बार राज्यों में द्विसदनीय विधायिका विधानसभा विधान परिषद के गठन को लेकर प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम में किए गए। इसी अधिनियम में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारा को लेकर संघ सूची, राज्य सूची का प्रावधान किया गया। जब यह अधिनियम पारित हुआ तो इस अधिनियम के पारित होने के समय संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान इसी अधिनियम में किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया। आप याद कीजिए 1919 के तहत प्रांत में द्वैत शासन लागू हुए, गौर कीजिएगा, प्रांत में द्वैत शासन लागू हुए, और 1935 के तहत प्रांत में द्वैत शासन समाप्त हुए और केंद्र में द्वैत शासन लागू हुए। गौर कीजिएगा आप इस बात पे। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किए गए और काम करने वाले विषय को दो भाग में बांट दिए गए। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैत शासन को खत्म कर दिया गया।
और केंद्र में द्वैध शासन लागू किए गए और प्रांतों को स्वायत्ता की स्थिति प्रदान की गई। स्वायत्ता मतलब प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि प्रांत आंतरिक तौर पर काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन बाह्य तौर पर प्रांतों पर अधिकार अंग्रेजों का होगा। आंतरिक तौर पर जैसे विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था है, विश्वविद्यालय आंतरिक तौर पर काम करने के लिए स्वतंत्र है। विश्वविद्यालय कब एग्जाम करवाएगा, कब रिजल्ट देगा, कब एडमिट कार्ड देगा, स्वयं डिसीजन लेता है, स्वयं डिसीजन लेता है। लेकिन बाह्य तौर पर उस पर सरकार का अधिकार होता है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो केंद्र सरकार का, स्टेट यूनिवर्सिटी है तो राज्य सरकार का अधिकार होता है। लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में आप ये नहीं देखेंगे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार एग्जाम का डेट फिक्स करता है, नहीं करता है। तो मतलब वैसी संस्था जो आंतरिक तौर पर काम करने के लिए स्वतंत्र हो, अब बाह्य तौर पर उस पर सरकार का अधिकार हो, वही स्वायत्त संस्था कहलाता है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन को खत्म कर प्रांतों को स्वायत्ता की स्थिति प्रदान की गई। प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि वह आंतरिक तौर पर काम करने के लिए स्वतंत्र है और बाह्य तौर पर उस पर अधिकार अंग्रेजी सरकार का होगा। यही प्रांतीय स्वायत्ता है। यह 1935 के भारत शासन अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। फिर इस अधिनियम के तहत मताधिकार के सीमा को बढ़ाया गया। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारत से बर्मा अलग किया जाएगा और आगे चलकर भारत से बर्मा अलग हुआ और बर्मा को भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए अंग्रेजों ने 3 आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा था और फिर अंग्रेजों ने बर्मा को भारत में मिला लिया था। बर्मा भारत का अंग था। बर्मा को भारत से अलग करने की घोषणा 1935 के भारत शासन अधिनियम में की गई थी। यह सब 1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद अगला अगर आप देखेंगे तो अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखिए 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीयों के समक्ष जो योजना रखी उसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। माउंटबेटन योजना में ही यह बात कहा गया था 15 अगस्त 1947 को भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप देंगे। उस माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए ही ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को आया था, उस माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को लाया गया। ब्रिटिश संसद ने इस पर अपनी अनुमति 18 जुलाई 1947 को दे दी और जब 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हो गया तो इस अधिनियम के तहत ही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और उससे ठीक एक दिन पहले भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना। भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए अधिराज्य बने। दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल हुए, एक एक गवर्नर जनरल हुए और इस अधिनियम में ही यह भी प्रावधान था कि जब तक दोनों देश अपना संविधान नहीं बना लेता है तब तक दोनों देशों में 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत शासन प्रशासन चलाए जाएंगे। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बना लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, परंतु 1947 में अंग्रेजों को जाने के बाद 1947 से संविधान लागू होने तक
अंग्रेजों के 1947 में जाने के बाद और 26 जनवरी 1950 से पहले के बीच में, यानी 1947 से 1950 के बीच में अगर देखा जाए, 1947 से 1950 के बीच में अगर देखा जाए, तो इस बीच में जो भारत में शासन प्रशासन चलाए जा रहे थे वह भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलाए जा रहे थे। यही है। इसके बाद इसी चैप्टर में आपको 2 कॉलम मिलेगा, एक अंतरिम सरकार और एक स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। अंतरिम सरकार में कौन विभाग कौन मंत्री को दिया गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कौन विभाग कौन मंत्री को दिया गया। डाटा है, याद करने वाला है, याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, याद करवाएंगे अभी हम। तो आप जल्दी से 1919 से लेकर लास्ट तक पढ़िए, जल्दी याद करवाएंगे। पढ़ लिए, पढ़ लिए हो। बोलिए ना हो, हाँ
पढ़ लिए? आइए 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 बोर्ड पे। 1919 के भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, सुधार। 1919 के भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? 1919 के भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? यह अधिनियम लागू कब हुआ है? यह अधिनियम लागू कब हुआ है? 1919 के भारत शासन अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? किस अधिनियम के तहत सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला? किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया? किस अधिनियम के तहत महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला? 1900 किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को लागू किया गया? किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि लंदन के साथ साथ भारत में भी सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा? 1900 और 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ है? 1927 साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ है? साइमन कमीशन आयोग किस अधिनियम की जांच हेतु गठित हुआ था? 1919 का भारत शासन अधिनियम। साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन कब हुआ है? 1928 साइमन कमीशन आयोग का भारत आगमन कब हुआ है? 1928 साइमन कमीशन आयोग अपनी रिपोर्ट कब दिया है? 1930 साइमन कमीशन आयोग अपनी रिपोर्ट कब दिया है? साइमन कमीशन आयोग की रिपोर्ट और तीनों गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कौन सा अधिनियम बनकर तैयार हुआ? कौन सा अधिनियम बनकर तैयार हुआ? 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू कब हुआ है? 1935 का भारत शासन अधिनियम लागू कब हुआ है? 1935 के भारत शासन अधिनियम लागू होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दलित महिला मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? कौन अधिनियम के तहत? कौन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा? कौन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर जो है भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा? क्या भारतीय संघ अस्तित्व में आ पाया था? नहीं आ पाया था। इसके बाद आगे बताइएगा, किस अधिनियम में, समझिएगा, किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि प्रांतों में द्वैत शासन का अंत होगा? 1935 किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया केंद्र में द्वैत शासन का गठन होगा? किस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? 1935 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका का गठन का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? 1900 भारत से बर्मा को अलग करने की घोषणा कौन अधिनियम में की गई? आगे, माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दिलाने हेतु कौन सा अधिनियम आया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1900। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? 4 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद में कब रखा गया? 4 जुलाई 1900। और इसे ब्रिटिश संसद ने पारित कब किया? 18 जुलाई 1900। 18 जुलाई 1900। 1947 से 1950 तक भारत में शासन प्रशासन कौन अधिनियम के तहत चलाए गए? 1935। 1900 भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम। और 1935 का जब भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था ना, तो इसका आलोचना लोगों ने किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने, पंडित नेहरू ने, सभी ने आलोचना किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा यह तो पूर्णतः सरा हुआ है, यह पूर्णतः सरा हुआ है, रद्दी है। पंडित नेहरू ने यह कहा गुलामी का एक और अधिकार पत्र है। और पंडित नेहरू ने यह भी कहा कि यह एक ऐसा अधिनियम है जिसमें अनेकों ब्रेक है लेकिन इंजन रहित है। मतलब इंजन है ये ना है, इंजन ना है गाड़ी चलबे नहीं करेगा, और जब गाड़ी चलबे नहीं करेगा तो ब्रेक का क्या महत्व?
ब्रेक का कब महत्व होता है? जब गाड़ी चल रहा है। जब गाड़ी रुका हुआ है तो ब्रेक का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं। ब्रेक का महत्व तब है जब गाड़ी चल रहा है, और गाड़ी चलेगा जब गाड़ी में इंजन होगा तब। तो पंडित नेहरू ने 1935 के भारत शासन अधिनियम को अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित कहा है। गुलामी का एक और अधिकार पत्र कहा है। नोट दीजिए, नोट दीजिए जी। आगे देखिए, अगला पेज आप पलटिएगा, सबसे लास्ट में तो क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहले आप क्वेश्चन आंसर के विषय में सुनिए, आपको करना क्या है, जो बोल रहे हैं पहले आप लोग सुनिए, फिर तुम सुनना, समझा? हाँ, अब सुनिए आपको करना क्या है। चैप्टर 1 खत्म हो गया है। पूरा चैप्टर 2 से 3 बार थोरोली रीडिंग करना है, थोरोली, एक एक पॉइंट 2 से 3 बार। और फिर आंसर हम पीछे में दिए हैं, लेकिन बिना आंसर देखे ईमानदारी से पूरा क्वेश्चन बनाइएगा। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कॉपी में एक का बी, लेवल 1 एक का बी, 2 का सी, 3 का डी, ये करके आना है। हम कॉपी चेक करेंगे और कॉपी लेके आना, हम कॉपी चेक करेंगे कि आपने ट्राई किया है या नहीं किया है। बात समझ रहे हैं? ये करना है। उसके बाद अब तुम सुनो, चैप्टर 1 खत्म हो गया है। पहला बैच में चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करवाए हैं। इस बैच में पॉलिटी चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर अपलोड आज रात तक करवा देना, ठीक है? बोल देना, कर देगा, समझ गया? और उसके बाद आपका जो होमवर्क है, कल नहीं परसों का, परसों मेरा क्लास होगा आपके बैच में, परसों का जो आपका होमवर्क है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री तीसरा चैप्टर सब्जेक्टिव एंड थ्योरी पूरा, पॉलिटी पहला चैप्टर सब्जेक्टिव और थ्योरी पूरा, ये आपको करके आना है। ये आपका होमवर्क है। बात समझे? होमवर्क समझे? और नहीं करके आइएगा, कूटेंगे। अगली बात, अब स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम सरकार, और हां, जो ऑब्जेक्टिव अपलोड करवाएंगे इसका, उसको देख भी लेना है, देख लेना है उसको ऑब्जेक्टिव वीडियो को भी देख लेना। फ्री रहेगा वो ऑब्जेक्टिव वीडियो, फ्री रहेगा, दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, देख लीजिएगा ना? पक्का करके आइएगा ना? हाँ, समझ गए? तो स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, इसको एक बार हम याद करवा देते, घर पे इसको आप याद कर लीजिएगा, बार बार देखिएगा। सबसे पहले आइए, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के अंतर्गत परिषद के उपाध्यक्ष राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामला किसके पास था? पंडित जवाहरलाल। परिषद के उपाध्यक्ष राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामला किसके पास था? गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग, गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग, श्रम विभाग, रक्षा विभाग, रक्षा विभाग, कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, वित्त विभाग, डाक एवं वायु विभाग, डाक एवं वायु विभाग, रेलवे एवं परिवहन विभाग, रेलवे एवं परिवहन विभाग, शिक्षा एवं कला, शिक्षा एवं कला, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विधि, विधि। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री कौन बने? गृह मंत्री, खाद्य एवं कृषि, शिक्षा, शिक्षा, रेलवे एवं परिवहन, रेलवे एवं परिवहन, वित्त विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग, विधि विभाग, विधि विभाग, श्रम विभाग, श्रम विभाग, रक्षा विभाग, रक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वाणिज्य,
वाणिज्य, संचार, संचार, उद्योग एवं आपूर्ति, उद्योग एवं आपूर्ति, कारखाने एवं ऊर्जा, कारखाने एवं ऊर्जा। क्लियर है? चलिए, इस प्रकार पहला चैप्टर खत्म, समझे? तो होमवर्क बहुत है। और कल 15 अगस्त है, राष्ट्रीय छुट्टी है। कल 15 अगस्त है, राष्ट्रीय छुट्टी है। कल आपका क्लास नहीं है, क्लास होगा परसों। और कल पूछ लेते हैं, जिलेबी का प्रोग्राम होगा, टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे। जिस टाइम में आपके बैच को आने के लिए कहेंगे, जहां आने के लिए कहेंगे, आकर के जिलेबी खा लीजिएगा, अगर प्रोग्राम हुआ तो, समझे? काहे कि हम भी तो क्लासे में अनाउंसमेंट किए हैं, मैनेजमेंट से तो बात हम किए नहीं है कि हम 100% बोल देंगे कि फलने टाइम में आप आ जाइए, आप आइए जाइए। तो टेलीग्राम पे मैसेज चला जाएगा, सब लोग को टेलीग्राम पर मैसेज, टेलीग्राम जुड़े हैं ना, जुड़ जाइएगा टेलीग्राम, सब सूचना वहीं पे जाता है, समझे? तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज थोड़ा क्लास लेट हुआ तो कितना कुछ पढ़ लिए, नहीं पढ़े तो टारगेट लेके पढ़ा जाता है। हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा। धन्यवाद सब लोगों का, मिलते हैं परसों।